केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी जज को महाभियोग का सामना सिर्फ उसके निर्णय के कारण करना पड़ रहा है और ये पूरा मामला विपक्ष की वोट बैंक राजनीति का परिणाम है। शाह के अनुसार न्यायिक फैसले को राजनीतिक रंग देकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और शिवसेना यूबीटी सहित कई विपक्षी सांसदों ने केवल अपने राजनीतिक हितों और विशेष समुदायों को साधने के लिए इस याचिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ी की चोटी पर दिया जलाने की मान्यता जैसे धार्मिक मुद्दों को विवाद का आधार बनाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात है। शाह के इन आरोपों के बाद सदन में राजनीतिक वातावरण गर्मा गया। जहां विपक्ष ने सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, वहीं सत्ता पक्ष ने न्यायिक निर्णयों को राजनीति से जोड़ने की प्रवृत्ति को खतरनाक बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका और राजनीति के संबंधों, महाभियोग प्रक्रिया की संवैधानिकता और वोट बैंक की राजनीति को लेकर नई बहसों को जन्म दिया है, जो आने वाले समय में संसद की चर्चा का प्रमुख विषय बनी रह सकती है। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, ये वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मंत्री ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पूरा जवाब रक्षात्मक था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पारदर्शी मतदाता सूची की मांग की थी, लेकिन शाह ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईवीएम के आर्किटेक्चर सभी के साथ साझा करने की मांग रखी, किंतु गृह मंत्री ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल ने आरोप लगाया कि हरियाणा और बिहार में भाजपा नेताओं द्वारा मतदान किए जाने के मुद्दे पर भी शाह मौन रहे और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े प्रश्नों पर भी कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त को पूरी तरह से प्रतिरक्षा दी जा रही है और सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए गए सवालों के जवाब देने से बच रही है। उन्होंने अंत में कहा, हम डरने वाले नहीं हैं और दावा किया कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने दो तीन चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब वॉकआउट करने की जरूरत पड़ी। आप लोग वॉकआउट से हम कहाँ डरे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़कर बाकी सभी कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं का ऐसा विशेष पुनरीक्षण नहीं करती है तो पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा और वो खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। जोशी के इस बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, क्योंकि इसे कांग्रेस संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व पर एक तीखा कटाक्ष माना जा रहा है। और मुझे लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो परिवार के 3 लोग हैं, इनके अलावा बाकी सबके कांग्रेस को बोलता हूं, आप अपने पार्टी में SIR करिए।
क्योंकि पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। पार्टी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो पार्टी बचेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भाजपा की आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, जैसे सरकार द्वारा सीसीटीवी फुटेज जारी करने से संबंधित कानून में बदलाव क्यों किया गया, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने से सरकार क्यों बच रही है और चुनावी व्यवस्था से जुड़ी पारदर्शिता पर सरकार चुप क्यों है। गोगोई ने आरोप लगाया कि जब भाजपा के पास इन सवालों का उत्तर नहीं होता तो वे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि यही भाजपा की रणनीति है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस संविधान की रक्षा और आम नागरिक की वोट सुरक्षा के लिए अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कल राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं है। सदन के अंदर नेता विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि आज के तारीख में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून सरकार ने क्यों बदला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी कानूनी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा एक नया कानून और अद्भुत कानून, ऐसा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने क्यों दिया। और आज एआई के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में बीजेपी की सरकार क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती। ये मुद्दे वर्तमान के हैं, ये मुद्दे लोकतंत्र के हैं। 150वीं जयंती वंदे मातरम पर आज यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो अपना काम करते जाएं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी संविधान की सुरक्षा में और आम व्यक्ति के वोट की सुरक्षा में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह देश की एकता और समरसता के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो समाज में विभाजन उत्पन्न करें। रामगोपाल यादव ने कहा, वे देश के गृह मंत्री हैं, वे कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। देश का गृह मंत्री देश की एकता का प्रतीक होता है और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृह मंत्री कहें तो ये उचित नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। अब वो तो देश के गृह मंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। देश का गृह मंत्री इस देश की एकता का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक, और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृह मंत्री कहें तो ये उचित नहीं लगती। सर, आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तो चुनाव भी है उत्तर प्रदेश? हमारा हर आदमी हर बूथ पर है। विपक्ष में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगा। भारत में वर्तमान समय में एआई का सबसे व्यापक उपयोग वित्तीय क्षेत्र में हो रहा है, जहां ये कारोबार, जोखिम प्रबंधन और सेवाओं को नई गति दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई के आने से कई पारंपरिक नौकरियों में अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एआई ऐसे लाखों नए अवसर पैदा करेगा जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर एआई भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े परिवर्तन और नई संभावनाएं लेकर आएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत नई टेक्नोलॉजी है और एक तरह से काफ़ी तेज गति से उसका व्याप भी हो रहा है, उसका यूसेज भी बढ़ रहा है और भारत में भी उसका यूसेज काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो आगे जाकर के जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर चीज़ में एआई का उपयोग होगा। स्वाभाविक है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जहाँ पैसे बनते भी है और उसका इस्तेमाल भी होता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो एआई का इस्तेमाल
आज भारत में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंपनीज ज्यादा कर रही है। सर, आपने जिस तरह से अपने स्पीच में एआई का इस्तेमाल की बात की, इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, आपने दोनों कैसे? तो हर तकनीक का अपना एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, और हमें उसमें से अच्छी चीज ग्रहण करनी है, और जो बुरी चीज जो है उसको कैसे न हो उसके ऊपर भी कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना है, और उसमें सरकार का भी एक रोल रहेगा। लेकिन हर जो यूजर है सभी को अपना अपना उसमें भाग लेना पड़ेगा। नहीं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से कई जो नौकरियां थी उसको निकलना पड़ा, लेकिन उससे 100 गुना नौकरियां दूसरी जगहों पे बनी। वैसे ही मुझे लग रहा है कि एआई के आने से कई जो ट्रेडिशनल नौकरियां है या ट्रेडिशनल काम है उसमें हो सकता है आपको थोड़ा कम नजर आए कि वहां पे अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन उसकी वजह से नई लाखों करोड़ों जो नौकरियां या अपॉर्चुनिटी बनेगी जो आज हमने सोचा भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना कि अगले 30 सालों में 80% जॉब ऐसी बनेगी जिसको आज हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नई नई चीजें आती है, नया आविष्कार होता है, तो उसके ऊपर, और आजकल जो तेज गति से जो टेक्नोलॉजी का व्याप होता है उसकी वजह से नई नौकरियां भी बहुत जल्दी से क्रिएट होती है। तो हमें एज ए सोसाइटी कैसे यंगस्टर्स को तैयार करना है कि नई नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण करें, सीखे, उसको अपनी जगह पे इस्तेमाल करें, और फिर जब दूसरी नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपना जो चीज सीखा हुआ है उसको अनलर्न करके नई चीजें सीखे, जिससे करके हम दुनिया में सबसे बेहतर यूजर बने, नई चीजों का एक तरह से इन्वेंशन भी करें लेकिन इस्तेमाल भी करें। एक आपसे सवाल लेना चाहिए, इससे अलग थोड़ा सा है, पुतिन जी जो है प्रेसिडेंट है, वो भारत आए थे 2 चीज हो रहे थे, उनकी इस विजिट को कैसे भी कितना इंपॉर्टेंट उनका विजिट एज ए मार्केट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में कैसे? किनका? पुतिन नहीं, पुतिन साहब जो है वो एक तरह से रशिया और भारत का एक पुराना नाता रहा है, 80 सालों का एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और खासकर रक्षा क्षेत्र में। लेकिन इस बार जब वो आए तो रक्षा क्षेत्र की तो बात हुई, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई। उन्होंने जो वहाँ की सबसे बड़ी बैंक है रशिया की स्बर बैंक, उसने निफ्टी 50 इंडेक्स पर एक फंड भी लॉन्च किया है जो पैसे यहाँ पर भारत के टॉप 50 कंपनीज में निवेश करेगी। तो ऐसे कई जो है समझौते हुए हैं, कई चीजें लॉन्च की गई है, और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कई चीजों का बात हुआ है। तो मुझे लग रहा है आगे जाकर के दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है और घनिष्ठ होगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो गई है और इस बार इसमें 3.5 लाख बच्चों ने भाग लिया है, जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी में से एक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें पुनर्वासित नक्सलियों के लिए विशेष खेल, नक्सली घटनाओं में घायल होकर विकलांग हुए लोगों के लिए खेल और सामान्य प्रतिभागियों के लिए खेल, इस तरह कुल 3 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, हिंसा से प्रभावित लोगों को मुख्य धारा में लाने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का एक अनोखा प्रयास है। यह आयोजन बस्तर क्षेत्र में शांति, पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओलंपिक चालू हो चुका है। पिछली बार साल 1,65,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार 3,91,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसका ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो करके आज बस्तर स्तरीय इसका प्रारंभ होने वाला है। इसमें विशेष बस्तर ओलंपिक ये है कि इसमें पुनर्वासित जो नक्सली हैं वो भी भाग लेते हैं, उनका स्पोर्ट्स होता है। नक्सल घटनाओं के कारण जो बस्तर के लोग दिव्यांग हुए हैं जीवन भर के लिए, उनका भी स्पोर्ट्स होता है और एक नॉर्मल स्पोर्ट्स भी होता है। 3 तरह के स्पोर्ट्स इसमें होते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक विशेष है। सर, कल अमित शाह जी के इस स्पीच पे राहुल गांधी का बयान है, वो कह रहे हैं कि इट वाज टोटली डिफेंसिव रिस्पांस। डिफेंसिव रिस्पांस मतलब शायद वो बैठे थे कि नहीं बैठे थे, छोड़ के भाग गए थे। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए, हाँ, उस समय जो वो कह रहे थे कि मुझे ये सुनना है, अमित शाह जी ने जब समझाया, समझना चाहिए। मतलब देखिए, मेहनत करना पड़ता है, बड़े घर में ही पैदा होने से सब नहीं हो जाता है। कांग्रेस के एमएलसी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र यतीन्द्र सिद्धारमैया ने कहा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का संघर्ष नहीं है और सब कुछ स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमांड ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
यतीन्द्र ने ये भी कहा कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई अनिश्चितता या विवाद नहीं है और सभी कार्य योजना के अनुसार चल रही है। Parmeshwar to be the next CM. How do you look at this development, sir? There is no dazzle for CM post right now. I have already told you. Now everything is clear. High command is clear. As of now, there will be no change in the leadership. Okay, so there is absolutely no change. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।